हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में फिर से हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि है पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024। तो 2024 का रीसेंट पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल में लेवल पता चल जाएगा, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। ये ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन है। 4 सेंटेंसेज हैं, आपको 4 में से एक ढूंढना है जिसमें मिस्टेक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको 4 सेंटेंसेस गिवन हो, 4 में से एक करेक्ट है, वो ढूंढना है। तो यहाँ हमें ढूंढना जो रॉन्ग है। तो मैं चारों सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सेंटेंस तो आप स्कूल में बचपन से सुनते आ रहे होंगे, द सन राइजेज इन दी ईस्ट, है ना। तो ईस्ट और सन दो यूनिक, जो सन है वो यूनिक ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, तो उसके सामने द लगता है, वैलिड है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बनी है, ये भी वैलिड है ना। आगे चलेंगे, इन डायरेक्शन को लिंक करता है, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, तो ये ई इन आता ही आता है, ये भी ठीक है। ईस्ट एक डायरेक्शन का नाम है। ऑल द 4 डायरेक्शंस टेक द आर्टिकल बिफोर देम। तो पहला सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। तो ये तो ग्रामेटिकली फिट है, ये आंसर बन नहीं सकता क्योंकि हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जो ग्रामेटिकली अनफिट है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द डॉग बार्क्ड एट द मेल कैरियर, है ना। तो इसमें भी आप देख सकते हो डॉग, किसी स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही होगी जो उधर में अवेलेबल है, और बार्क्ड के साथ हमेशा एट ही आता है, और एक जगह की बात की गई, तो वो तो बिल्कुल नो एरर है इसमें भी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में, द एस्ट्रोनॉट रिटर्न फ्रॉम मून। मून, जैसे कि अभी मैंने बताया, सन, मून, अर्थ यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल में हम पढ़ते हैं इनके सामने आर्टिकल एन नहीं, इनके सामने आर्टिकल हमेशा द आता है। तो बिना आर्टिकल के ये मून वर्ड भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर्टिकल द। तो ये सेंटेंस गलत है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, जिसके अंदर मिस्टेक है, हमें वही ढूंढना था, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, दे वेंट टू द पार्क ऑन, जो नेम ऑफ डे होता है, नेम ऑफ डे, कोई भी इवेंट होना है ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो नेम ऑफ डे को प्रेपोजिशन ऑन लिंक करती है। दे प्लूरल प्रोनाउन है, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट पास्ट टेंस, है ना। और टू डेस्टिनेशन बताता है, वेंट वेयर, है ना, वेंट वेयर ये बताता है, तो टू द पार्क, बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइन भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो एरर सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है, जो आप देख सकते हो। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो कि इसमें हमें एरर वाला सेंटेंस ढूंढना था, जो कि सी है, मून नहीं द मून होना चाहिए था। ये था क्वेश्चन 76। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 77। देखो, पंजाब स्टेट का पेपर है और पंजाबी कहीं ना दिखाई दे, ये कम होता है, ये नहीं हो सकता। तो कभी ट्रांसलेशन आता है, कभी वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में चाहिए होता है, कभी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पंजाबी में चाहिए होता है। तो जो वर्ड है ना मिसलेनियस, इसको पंजाबी में फुटकल कहते हैं। जो पंजाब स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो इस पेपर में अपीयर होंगे, उनको ये वर्ड आता होगा, है ना। तो ये तो बहुत गहरा वर्ड तो है नहीं, जो हमें पता नहीं था, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी वगार है, जो बिना बात के सिर पे पड़ती है, रफ़ा दफ़ा करना है यानी क्लैरिटी क्लियर आउट करना, गैर मामूली है यानी कि इम्पॉर्टेंट जिसको बोल सकते हो। तो मिसलेनियस का एक ही ऑप्शन आंसर बन सकता है, जो ऑप्शन ए है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 78 in which we are given a sentence with shuffled form। तो देखिए, parts of the sentence are given below in jumbled order। तो ये एक ही सेंटेंस के हिस्से हैं, टुकड़े हैं, जो जम्बल्ड हैं, जो अपनी अपनी जगह पर प्लेस्ड नहीं हैं। अरेंज द पार्ट्स इन अ करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको अरेंज करेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला बेसिक नेचर क्या है, नॉर्मली जनरली, है ना, आमतौर पर अ सेंटेंस बिगिंस विद द सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस जो होता है वो अक्सर किससे शुरू होता है, लाइन के सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले वो देख लें कि जो सब्जेक्ट है। बट मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बताऊं कि कभी भी देखो, यहाँ पे पी वाली एक ऑप्शन है, आर वाली एक ऑप्शन है, पी वाली दूसरी ऑप्शन है, क्यू वाली एक ऑप्शन है, यानी जो एस है वो पहली लाइन नहीं बनेगी। यहाँ से आपको हाफ स्टोरी समझ में आ ही गई होगी। एस वाली लाइन, एस ऑप्शन वाली पार्ट, वो पहला हिस्सा सेंटेंस का नहीं बनेगा। अब रिमेनिंग 3 में देखो, सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, एज शी, एज कंजंक्शन के पहले कुछ तो हुआ होगा, जिसके रीजंस हम देने जा रहे हैं कंजंक्शन एज से। एज कंजंक्शन से शुरू करने के बजाय हम रीज़न दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिपेंडेंट लाइन लग रही है। वैसे भी आप अगर आगे की लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अभी फर्स्ट पार्ट बट से भी शुरू नहीं करेंगे, तो हमारा प्रेफरेंस कौन बना, आर ऑप्शन, है ना।
आर वाली आप देख सकते हो अरेंजमेंट बनी पड़ी है, तो आर वाली अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लेट्स रीड ऑल द पार्ट्स एंड ट्राई टू मेक अ मीनिंगफुल मैसेज। तो पहला, आई कैन हेयर द स्पोक्स पर्सन ऑल राइट, फिर कहता है पी, बट आई विश, फिर कहता है एस, आई कुड सी हर एज शी लैशेज आउट एट द अपोजिशन पार्टी। तो आप देख सकते हो ना, ये बिल्कुल सही सा अरेंजमेंट बना है। तो अगर ये दिक्कत आती है इसको बनाने में, मेरे हिसाब से सेंटेंस अरेंजमेंट इज़ बेटर देन पैराजंबल। जो पैराजंबल जिसमें पैराग्राफ को आप शफल्ड पैराग्राफ को आप अरेंज करते हो वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, बट ये फिर भी आसान है। सब्जेक्ट ढूंढ लो, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, वर्ब केस ढूंढ लो। अरेंज करने का पैटर्न नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द लाइन दैट कैन बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये होता है नॉर्मल एक कॉम्पोजिशन का स्ट्रक्चर। अनलेस इम्पेरेटिव लाइन इज देयर, अनलेस इम्पेरेटिव लाइन इज देयर का मतलब अगर वहाँ इम्पेरेटिव लाइन नहीं है, जैसे कि अगर मुझे कहना हो शट द डोर, तो ये लाइन का सब्जेक्ट नहीं है ना, शट द डोर। इस लाइन की शुरुआत इसकी मेन वर्ब ने की है, तो ये शट द डोर शट से शुरू हुआ। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता है शी मस्ट शट द डोर, शी शुड शट द डोर, तो वहाँ पे सब्जेक्ट आता, फिर ऑक्सिलरी आता। तो जब एक स्टेटमेंट होता है, नॉर्मली स्टेटमेंट कैसे कंपोज होता है, नॉर्मली एक स्टेटमेंट का कॉम्पोजिशन का क्या बनावट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये तरीका होता है। अगर वो इम्पेरेटिव है तो वो मेन वर्ब से स्टार्ट होती है, जो एक्शन वर्ब होती है ना उससे वो स्टार्ट होती है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स माइंड में रखना और आपका सेंटेंस कॉम्पोजिशन सही होगा। ये था क्वेश्चन 78। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 79। फ्रेजेस क्या होती हैं, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, लुक एक वर्ब है, लुक के साथ अगर आप प्रेपोजिशंस बदलते हो तो लुक अपना मायने बदल देती है। ये आपको शायद पता भी होगा। लुक एट किसी चीज़ को देखना, लुक एट हिम, लुक एट द क्लॉक, लुक फॉर किसी चीज़ को तलाशना। शी इज़ लुकिंग फॉर अ गुड जॉब दीज डेज, तो शी विल लुक फॉर हर ड्रेस, डोंट टच हर ड्रेस, शी विल लुक फॉर इट। तो तलाशना या मतलब ढूंढना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, तो लाइन का मीनिंग हुआ द पुलिस इन्वेस्टिगेट, है ना, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। इसी तरह से लुक के साथ अगर हम डाउन अपॉन यूज़ करते हैं तो टू मेक समवन फील इन्फीरियर, तो उसका मतलब होता है किसी को अपने से कम महसूस करवा देना, किसी को अपने से नीचा सा महसूस करवा देना। और जो इसमें एक और ऑप्शन भी आता है वो है लुक आफ्टर, आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हो, यू लुक आफ्टर योर थिंग्स, आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने पर्सनस का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स, यू शुड लुक आफ्टर योर फैमिली मेम्बर्स, तो देखभाल करना। तो आपने नोटिस किया जो फ्रेजेस होती है ना, आप एक चीज़ सोच के जाना, जब आप स्टेट लेवल के पेपर के लिए जा रहे हैं तो ये फ्रेजेस को लर्न करना शुरू कर दें आप। जैसे मैंने आपको एक वर्ड के कई सारे एप्लीकेशन समझाए, एक प्रेपोजिशन हटाया, दूसरा प्रेपोजिशन रखा, तो मीनिंग बदल गया। आपने ऐसे एक दो वर्ब रोज़ पढ़नी है ना, एक या दो वर्ब रोज़ पढ़नी है। ये लिस्ट आपको गूगल से भी मिल जाएगी, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक पढ़ी है उसमें भी होगी। तो आप अगर आप उसमें एक वर्ड रोज़ उठाओ और एक वर्ड या दो वर्ड उठा लो, जैसे एक हो गया, एक और इसके साथ में वर्ड उठा लिया, तो दो वर्ड्स को रोज़ लर्न करो। तो आपको अगर आपने 100 चीज़ें पढ़ी होती हैं तो उसमें 100 तो याद रखनी मुश्किल है, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं, लेकिन आप उसमें से 50%, 60%, 70%, इवन समटाइम्स 90% माइंड में आपके नॉलेज रह जाती है अगर आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है। तो ये वाला पार्ट आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेरी सजेशन रहेगी अगर आप स्टेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो ये रोज़ की दो वर्ब्स आप रोज़ रिवाइज़ करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करने के लिए सबसे सूटेबल फ्रेजल वर्ब उठानी है। आई एम सरप्राइज्ड टू सी हाउ अरहान डैश इनोवेटिव प्रपोजल्स दैट एवरीवन फाइंड्स एक्सेप्टेबल। तो आप देखो कुछ ना कुछ लेके आया है वो इनोवेटिव प्रपोजल्स, अच्छी अच्छी प्रपोजल्स लेके आया। ये हमें मीनिंग सा चाहिए ना, आप सेंटेंस के हाफ सेंटेंस के मीनिंग से जजमेंट कर सकोगे। द मीनिंग, डिमांडेड मीनिंग क्या चाहिए ब्लैंक में। फर्स्ट जो है ना, कास्ट डाउन, किसी को डीमोरलाइज करना होता है, इसका यहाँ इस लाइन से, इस सेंटेंस से रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा। डज आउट इज़ नॉट अ करेक्ट फ्रेज, ये तो बेकार का फ्रेज है जो जानबूझ के बीच में रखा गया है, बच्चा इससे कंफ्यूज ही होता है। टेक्स बैक का मतलब होता है जब आप किसी को कह लीजिए
टेकन बैक है ना, तो जब आप किसी को सरप्राइज कर दो, सरप्राइज भी कहना, शॉक कर दो, किसी को अमेज कर दो, सरप्राइज, शॉक, अमेज कर दो। तो लाइन में सरप्राइज आ चुका है, हमें लाइन में कहना है जो इनोवेटिव प्रपोजल्स है, जो इनोवेटिव होता है नए, जो नए नए प्रपोजल्स है वो लेकर आया ये बंदा, जिसका मीनिंग है कम्स अप विद। कम्स अप विद का मतलब प्रेजेंट करना, कम्स अप विद का मतलब शो करना, कम्स अप विद का मतलब एक तरह से लेकर आना। तो आंसर जो है आपको पता चल गया ना, डी ऑप्शन है। लेकिन ये सब अगर आपको पता होगा कि कास्ट डाउन का मतलब है किसी को डीमोरलाइज करना, टेक्स अ बैक का मतलब है शॉक या फिर सरप्राइज देना किसी को, फिर लाइन के मीनिंग के अकॉर्डिंग और इन फ्रेजेस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए सूटेबल है। तो आंसर डी इस सेंटेंस का आंसर है, राइट। आई होप क्वेश्चन 79 पता चला गया होगा। अच्छा, इन वीडियोस को देखने का जी क्या फ़ायदा है? देखो, वीडियोस को देखने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ये समझ में आ रहा है कि पुलिस, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्या क्या तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। दूसरा, अगर मैं बताऊं, जैसे मेरे को ये भी गाइड करना है आपको कि इस पेपर में ये जो क्वेश्चन आया इसको करने के आपको कहाँ से तरीके पता चलेंगे, कहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब जैसे लुक एट, लुक फॉर, जैसे कम इन, कम आउट, कम अक्रॉस, कम विद, इनके मीनिंग सीखो, इनके मीनिंग लर्न करो। और ये लर्न करना है, समझ कर लर्न करना है। रोज़ की 2 या 3 वर्ब्स को याद कर लो। वर्ब्स का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 6 यूज़ हैं, ये 6 वर्ड्स आपने याद कर लिए। तो रोज़ के 2 या 3 याद करो। ये क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है, इसको आप इग्नोर नहीं करो। ये पक्का 1 और 2 क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूट करता है ये वाला पार्ट जो आपके पेपर्स में, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 पे शफल्ड लाइंस हैं अब आपके पास और जिनको आपने अरेंज करना है। एसएससी अगर आप कभी कंपीट करोगे यही स्टाइल का आता है ये क्वेश्चन। देखो, स्टेटमेंट 1, S1 मीन्स स्टेटमेंट 1, S6 मीन्स स्टेटमेंट 6। तो सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो वाइल द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस S1 एंड S6 आर इन करेक्ट ऑर्डर। यहीं से शुरू है, यहीं पे ख़त्म है, ये करेक्ट जगह पे बैठे हैं अपनी। द सेंटेंसेज इन बिटवीन आर जम्बल्ड। सारे सेंटेंसेस जो बीच में आए हैं, यानी कि 4 सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंसेस इन बिटवीन, वो जम्बल्ड हैं, वो शफल्ड हैं। अरेंज द सेंटेंसेस इन ऑर्डर, इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इन सब लाइन्स के पहले और लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज ऑल द लाइन्स एंड फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब जब आप अपना अरेंजमेंट बनाएंगे तो हेयर आर सम ऑप्शंस जिनमें से आपको वैलिड चूज़ करना है। ईजी है ये, टफ नहीं है, बिकॉज आपको बिगिनिंग पता है, बिकॉज आपको एंडिंग पता है। एसएससी अगर आपका टारगेट है ना राजे, तो यही स्टाइल आएगा। सीडीएस का पेपर अगर आपका टारगेट है ना, यही स्टाइल आएगा। हाई कोर्ट का पेपर अगर आपका टारगेट है ना, यही स्टाइल आएगा। और स्टेट जॉब्स में तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आ चुका है ये वाला, है ना। तो अब चले पहली लाइन को पढ़ते हैं। टोटो, इट मस्ट बी द नेम, है ना। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। एक मंकी का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ। अब आप सोचो सेकेंड लाइन कौन हो सकती है? आर हो सकती है, एस हो सकती है, क्यू हो सकती है, पी हो सकती है। कन्फ्यूजन, चारों में से कोई भी हो सकती है, ये बोल रहा है। तो चारों ऑप्शंस के हिसाब से एस, पी, क्यू, आर, एस कोई भी लाइन सेकंड हो सकती है। अब वी हैव टू रीड ऑल द लाइन्स। अब आप क्या करो, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हम एक मंकी का जिक्र शुरू हुआ। तो आप देखो, बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, जो भी है। तो बट का मतलब एक प्रिटी मंकी है, उसके हाथ ड्राइड अप थे, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं जच रहा है ना। फिर उसके बाद कहते हैं हिज आइज, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल। अब हमने जब एक पर्सन, प्लेस, थिंग का जिक्र शुरू करते हैं, उसका नाम इंट्रोड्यूस करते हुए, जैसे यहाँ मंकी लिखा हुआ है, तो आप उसके बारे में बात करते हो तो आप उसकी अपीयरेंस को पहले डिस्क्राइब करते हो, है ना, उसकी दिखने में कैसा दिखता है वो। तो ये जो लाइन है आइज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं ऑफ द सेम मंकी। सो हिज आइज, हिज कौन, यहाँ पे मंकी के लिए। वैसे तो देखो एनिमल्स को इट रिप्लेस करता है, बट एक्सेप्शंस है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सन की तरह माना जाता है कई बार, कोई नॉन लिविंग और एनिमल भी। तो हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ, शरारत से भरी, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। ये हमारी सेकंड लाइन हो सकती है ना, क्योंकि हम एक मंकी का जिक्र शुरू करेंगे नाम मंकी लिखते हुए, तो हम उसकी अपीयरेंस को पहले बताएंगे ना, किस तरह से वो दिखता था। जैसे आपने क्यू वाला ऑप्शन देखा तो आपको यहाँ भी दिख गया होगा, क्यू मैंने मार्क भी किया हुआ है, क्यू आंसर। तो क्यू वाला ऑप्शन मेरा सेकंड मेरे अकॉर्डिंग बनता है। इस लाइन के बाद उसकी अपीयरेंस कंटिन्यू हुई। अब क्यू के बाद देखो आर बहुत सही तरह से लिंक होगा,
कहता है एंड हिज टीथ, जब आपने उसकी आईज का जिक्र किया साथ ही उसके टीथ का जिक्र हुआ, एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, पर्ली मतलब मोतियों जैसे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, है ना, डिस्प्लेड इन स्माइल मतलब मुस्कुराते कम थे, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो घबराहट देता था सबको। तो आप देख सकते हो कि पहले मंकी का जिक्र हुआ, फिर मंकी की अपीयरेंस में सबसे पहले उसकी आइज़ का जिक्र हुआ, साथ ही उसके बाद में उसके टीथ का जिक्र हुआ, है ना। तो आर भी क्यू के बाद आर सूट कर रहा है। तो S1 पहला लाइन है, क्यू दूसरा लाइन है, आर तीसरा लाइन है। पी पे चलते हैं जो कि हमारे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फोर्थ लाइन है। देखो पी है फोर्थ लाइन। फिर पी पे कहता है बट हिज हैंड्स, अब अभी तक तो आप देख रहे हो ना उसकी आईज उसकी टीथ की क्वालिटीज़ को बता रहा था, अब कह रहा है बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, है ना, सूरज में रहे हैं बहुत दिन तक, झुलसे हैं, तो उसके हाथ बहुत ड्राइड अप हैं, खुश्क हैं जिसको बोलते हैं, तो जा सकता है। अब आप देखना उसके हाथों का जिक्र हुआ है ना, तो साथ ही देखो फिर भी येट होता है, फिर भी लास्ट अरेंजमेंट है हमारा, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, तेज़ हैं उसकी उंगलियां, चलाक हैं उसकी उंगलियां, है ना, एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। अब वो बता मंकीज़ की टेल उसका हाथ का काम ही करती है ना, तो ये भी वही बोल रहा है। तो आपने देखा फर्स्ट लाइन के बाद आपने मंकी का जिक्र किया, उसकी अपीयरेंस का जिक्र हुआ, अपीयरेंस के बाद में पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पर बट ने कनेक्ट किया, तो हमें कहीं ना कहीं अरेंजमेंट सही सा दिख रहा है ना। और लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, सिक्स्थ लाइन क्या कहता है, ही कुड यूज़ इट, किसको, टेल को। अच्छा ये इट मतलब टेल है, यहाँ पर पेयर दिखा आपको कि S और S6 का पेयर बन रहा है, S और S6 का पेयर बन रहा है। मालूम कैसे पेयर बनता है, आपने इस लाइन के अंदर उसकी टेल का जिक्र किया लास्ट में जाते जाते। अब आप देखो उसने बोला कि हाथ की तरह यूज़ कर सकता है उसको वो, ही कुड यूज़ इट टू हैंग, किसको भला यूज़ कर सकता है, उसी टेल की बात कंटिन्यू कर रहा है हमारा लास्ट लाइन, है ना। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप any delicacy and might be out of reach of his hands। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट हमारा सही बना। तो मंकी का जिक्र हुआ। तो ये जो ट्रिक्स मैंने आपको छोटी छोटी बताई कि किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग्स के अराउंड जब एक लाइंस को बताता है आपके सामने, उसमें सबसे पहले उसका नाम आ जाता है, फिर उस नाम को आप अपीयरेंस पहले बताते हो ना उसकी, और हम अक्सर पहले पॉजिटिव पार्ट्स बताते हैं फिर हम नेगेटिव साइड्स बताते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो आपकी पहली स्टेटमेंट के साथ कौन सा कनेक्ट कर सकता है या लास्ट स्टेटमेंट के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि S लास्ट में होगा तो S6 से ये जुड़ सकता है, क्योंकि S लाइन में टेल का जिक्र हुआ जिसको इट ने रिप्लेस किया S6 ने, क्योंकि दोनों लाइंस में पूंछ ही का जिक्र हो रहा है, समझ रहे हो, टेल का ही जिक्र हो रहा है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई करें कि हाउ कैन वी डील विद इट, हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करा करो, रोज़ के 1-2 ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हुए, ये वाला अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ, धीरे 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 रीडिंग की स्किल्स बढ़ेंगे और अरेंजमेंट के पैटर्न समझ में आएंगे, ठीक है ना जी। तो फिलहाल के क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन 80 का थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 81। ये है ग्रामर, लेकिन ये भी अरेंजमेंट की तरह ही है। देखो, सो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, टुकड़ों में बटा हुआ है। वन ऑफ देम में कंटेन एरर, हो सकता है किसी में मिस्टेक हो, ढूंढना है आपको, तो एरर वाला पार्ट ढूंढना है, और सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एरर, ढूंढो वो हिस्सा जिसमें मिस्टेक हो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर, अगर सारे हिस्से सही हैं, इफ़ ऑल द पार्ट्स आर करेक्ट देन मार्क नो एरर, तो लास्ट वाला ऑप्शन मार्क कर देना, इसमें नो एरर है, यानी यहाँ थर्ड ऑप्शन मार्क कर देना है। तो गिवन लाइन को रीड करते हैं। सबसे पहले आप अपनी रीडिंग स्किल्स ऐसे करना, एक सजेशन दे रही हूँ आप सबको, अपनी रीडिंग स्किल्स ऐसे करना, स्पीडी रहना पढ़ने के समय। मैं तो देखो आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ, तो मुझे तो आपके हिसाब से ट्रांसलेट करते हुए धीरे धीरे बताना है ना, लेकिन आप अपनी रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी कर देना, अपनी रीडिंग स्पीड अच्छे से करना, क्योंकि आप डायरेक्शंस को ना मिस करना। डायरेक्शन मालूम क्या है, ये जो सेंटेंस का क्वेश्चन क्या है ये मत मिस करना। तो रीडिंग अच्छी करोगे तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तो जल्दी पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो सेंटेंस देखिए आप क्या है, राजेश गिव्स अप, है ना, राजेश गिव्स अप एट 5 AM एवरी डे एंड गोज़ फॉर वॉक।
चलिए अब डिस्कस करें क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टॉपिक की वैल्यू समझाई थी। इफ़ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर एनी ऑफ द स्टेट एग्ज़ाम्स, तो उसमें एक फ्रेजल वर्ब्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, देखो गेट अप का मतलब होता है नींद से जगना, और गिव अप का मतलब होता है टू लीव समथिंग अनडन। दोनों का मतलब क्या हुआ कि एक का मतलब नींद से जगना, एक का मतलब होता है किसी काम को अधूरा छोड़ देना। अब लेट्स रीड द लाइन अगेन। आप ये सोचना कि इस पार्ट में गेट अप चाहिए या गिव अप चाहिए, है ना। तो राजेश गिव्स अप एट 5 AM एवरी डे एंड गोज़ फॉर वॉक। तो सैर पे जाएगा, सुबह में ही जाएगा अक्सर, है ना, 5 बजे सुबह में जाएगा सैर पे। तो वो गिव अप थोड़ी होता है, वहाँ पे वो क्या करेगा, गेट अप। तो राजेश गेट्स अप at 5 AM every day and goes for a walk। तो अभी आंसर किसको मार्क किया गया, राजेश गिव्स अप को। गिव्स अप नहीं चाहिए, हमें चाहिए गेट्स अप। तो देखा फ्रेज यहाँ पे हेल्प कर गई हमें फिर से। तो जब आप फ्रेजेस को रोज़ की एक वर्ब रोज़ की 2 या 3 वर्ब्स पढ़ो, आप कहने को आपने 2 या 3 वर्ब्स पढ़ी होंगी, लेकिन आपने 2 या 3 में कई वर्ड्स कवर किए होंगे, जैसे गिव अप, गिव अवे, है ना। तो ये 2 ऑप्शंस हमारे माइंड में आ गई। गिव अप का मतलब कुछ भी काम को बीच में छोड़ देना। गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना विदाउट चार्जिंग। कोई भी चीज़, जैसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें पैसे थोड़ी लेते हैं अवार्ड्स के, तो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो द चीफ गेस्ट गेव अवे ऑल द प्राइजेस टू द पार्टिसिपेंट्स। तो गेव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82। अब लाइन में एक ब्लैंक है, ब्लैंक के इमीडिएट बाद एक ब्रैकेट्स के बीच में वर्ड है। चलिए इसके हिसाब से होगा। Select the most appropriate synonym, similar, synonym मतलब similar, of the word given in the brackets to fill the blank। जो blank है उसको fill करना है, लेकिन जो word given है इसका similar ढूंढना है out of these 4 options। I think it is a dash thing to invest further in the hotel business where you have already incurred losses। पहले से ही बथेरे लॉसेस हो गए हैं, तो इस बिज़नेस में और पैसा लगाना इज़ नॉट गुड, ये कह रहा है ना। अच्छा, प्रिकेरियस, ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड होता है जब आपने कहना है ये चीज़ आपको दिक्कत देगी, है ना। रिस्की का मतलब जैसे नॉट फिट है, जैसे नॉट प्रॉफिटेबल है, जैसे ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो प्रिकेरियस मतलब दैट हैज़ समथिंग प्रॉब्लम। तो रिस्की मतलब जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है, ऐसा। तो प्रिकेरियस का मतलब रिस्की से जुड़ता है। रिलायबल तो विश्वास है, डिस्टर्ब तो खलन डालना है, वेरिड तो भिन्नता है। तो हम इनमें से आंसर कौन सा लेके जाएंगे, 4th ऑप्शन। तो जो सेम मीनिंग दे, जो ब्रैकेट के वर्ड का सेम मीनिंग दे, वो सिर्फ रिस्की है ना, क्योंकि प्रिकेरियस का मतलब भी होता है नॉट गुड, प्रिकेरियस का मतलब होता है नॉट रिलायबल, दैट मे हैव सम साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा। तो इसीलिए इसका मीनिंग जो है रिस्की जा रहा है, तो हम आंसर मार्क करेंगे डी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। एक पैसेज है, बहुत लेंथी नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टेट जॉब्स के एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन का साइज़ छोटा होता है, तो वेरी इजी फॉर यू टू रीड इट। अब देखो, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर्स करने हैं आपको। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु सेंड्स चिल्ड्रन टू अ फैमिली। आप ना जब भी कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, पहला क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता होगा आपने ढूंढना क्या है। अगर सीधा पैसेज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं विदाउट एनी टारगेट भाग रहे हो, है ना। तो फिर पहला लाइन पढ़ा हमने कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से हु सेंड्स चिल्ड्रन टू फैमिली, किसने बच्चों को फैमिली तक भेजा। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज़ अ मिरेकल ऑफ नेचर एंड अ चाइल्ड्स अराइवल इनटू अ फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। नोटिस किया, तो किसकी तरफ से भेजा गया बच्चों को, उसके परिवार में, गॉड। तो आंसर आप देख सकते हो, मैंने मार्क भी किया, डी ऑप्शन है, जो हमारी सेकंड लाइन में ही आंसर हमें क्लैरिफाइड है। तो ये देखिए कितना आसान था। अब देखो सेकंड पे चले, सेकंड है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। जब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपको टाइटल बताना है, जिसमें आपको थीम बताना है, तो आपको तो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। फिर बच्चे आप बच नहीं सकते हो कि पैसेज पढ़े बिना हम टाइटल अनाउंस कर दें, नहीं।
तो रीडिंग अच्छी करें ना, रीडिंग अच्छी कर लो, रीडिंग में कोई बोरियत ना लगे, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना लगे, तो आप इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। सो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज़ अ मिरेकल ऑफ नेचर, कुदरत की चमत्कार है, एंड अ चाइल्ड्स अराइवल इनटू अ फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, परमात्मा की तरफ से ये आशीर्वाद है। द चाइल्ड इज़ लव्ड बाय ऑल एज दे सी गॉड्स डिवाइन एट्रीब्यूट, भगवान की तरह से दी गई कि एक गिफ्ट कह लो, है ना, तो सब उसको, बच्चे को प्यार करते हैं। एंड निगलेक्टेड, सॉरी, हाँ, डिवाइन एट्रीब्यूट रिफ्लेक्टेड इन हिम, जो भी उसमें आता है, व्हेन वेदर इट बी अ गर्ल और अ बॉय, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। व्हेन अ चाइल्ड कम्स इनटू आवर लाइफ्स, जब हमारी ज़िंदगी में बच्चा आता है, इट इज़ बिकॉज गॉड हैज़ सिलेक्टेड देयर सोल टू रिसीव अ ह्यूमन फॉर्म, तो गॉड ने उनकी सोल को चुना ह्यूमन फॉर्म देने के लिए, भी एनिमल नहीं, कोई बर्ड नहीं, कोई क्रीचर नहीं, ह्यूमन फॉर्म है ना। पेरेंट्स ऑफ अ न्यू बॉर्न शुड रिकॉग्नाइज देयर गुड फॉर्च्यून एंड द अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज़ गिवन देम टू रेज द एम्बॉडीड सोल एंड हेल्प देम टू फुलफिल देयर लाइफ्स पर्पज़। अब हम पेरेंट्स को इस चीज़ का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और पहचानना चाहिए, भगवान की तरफ से किया गया कि अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो उनको पालन पोषण करने के लिए हमें दिया गया, जो भी है लाइफ का पर्पस। चिल्ड्रन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लैंक पेपर, बच्चे को एक खाली पेपर की तरह डिस्क्राइब किया जाता है पेरेंट्स के लिए, जिस पे वो लिखते हैं, मतलब उसको बनाना, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में बच्चे के पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, ये कह रही है ये लाइन ना। पेरेंट्स मस्ट मोल्ड द चाइल्ड इनटू अ लविंग केयरिंग पर्सन, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को लविंग केयरिंग बनाते हैं, यानी कि लव रिसीव भी करवाते हैं, लव देना भी सिखाते हैं, यानी केयर करना भी सिखाते हैं, केयर मिलना भी हो वो भी जज करवाते हैं। तो ये पीस, शांति, लव, ये सब हम हार्मनी होता है आपस में बनाकर रखना, प्रेम प्यार से, घर पर, एट होम का मतलब सबसे। Striving to settle any differences away from the child, if disciplining is required, it must be done lovingly without any verbal or physical violence। तो अगर उसको डिसिप्लिन करना भी है ना, तो वो बिना किसी हार्श टोन के, बिना किसी वॉयलेशन के हम करते हैं, ठीक है। तो आप पूरे पैसेज में देख रहे हो, बच्चे का जन्म और बच्चे की पालन पोषण पर बातें हो रही हैं, तो पेरेंट्स प्रॉब्लम्स नहीं, ये पहला ऑप्शन कह रहा है पेरेंट्स प्रॉब्लम्स नहीं, और दूसरा है रेजिंग चिल्ड्रन विद लव, ये है आंसर। फॉर्मल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, नो। टीचिंग ऑफ ट्रेनिंग, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, ये पेरेंट्स की साइड से बच्चों का पालन पोषण पर बातें चल रही हैं, तो ये हमारा आंसर बनता है सेकंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है सेम पैसेज से जुड़ा हुआ है। आप देखो, क्रिएट का ऑपोजिट ढूंढना है, लेकिन ढूंढना पैसेज के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए पैसेज में कहाँ है। हाईलाइटेड होता है, वैसे कई बार इसमें नहीं है, पर हाईलाइटेड होता है। हाईलाइटेड मतलब थोड़ा सा बोल्ड किया होता है। तो देखिए, क्रिएट कहाँ पे लिखा है और उसका क्या मीनिंग है, ये हमें सबसे पहले पता हो, तभी हम इसका सिमिलर बोलेगा तो सिमिलर ढूंढेंगे, ऑपोजिट बोला आपको ढूंढने के लिए तो ऑपोजिट बोलेंगे। तो क्रिएट वर्ड ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले पूरी स्क्रीन पे क्रिएट वर्ड ढूंढिए, कहाँ पर है, आपको दिखता है? वैसे नॉर्मली क्रिएट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, है ना। नॉर्मली क्रिएट करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। और अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर भी क्रिएट का मीनिंग बनाना ही होगा ना। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्रिएट का मीनिंग, इतना ब्यूटीफुल पैसेज है जिसके अंदर बनाने की ही बातें की गई हैं, जिसके अंदर किसी की परवरिश को लव और अफेक्शन और पीसफुल वे में अपब्रिंगिंग को डायरेक्शन दिया गया है। तो जो क्रिएट वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है किसी चीज़ को बनाना, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो क्रिएट का मीनिंग होता है बनाना, तो आप देख सकते हो ऑब्जर्व नहीं जा सकता इसका मतलब। कंस्ट्रक्ट का मीनिंग तो सेम ही हो जाएगा। सपोर्ट भी इसका मीनिंग नहीं है, ऑब्जर्व करना, कंस्ट्रक्ट या सपोर्ट इसके मीनिंग नहीं है। इसका ऑपोजिट, मतलब हमें ऑपोजिट ढूंढना है ना, तो डिस्ट्रक्ट हो सकता है सिर्फ। क्रिएट बनाना, डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करना, तो ये इसका ऑपोजिट हो सकता है। तो ये था हमारा स्टेट पंजाब का पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर, जो अभी 2024 का है, रीसेंट वन। अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और होप करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्प करे। इन वीडियोस को देख के आप अपनी तैयारी में कुछ तो चेंजेस ला सकें, जिससे पेपर जल्दी क्लियर हो। तो आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें, ये विश के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।